ये कहानी है एक ऐसी रईस लड़की की जिसे दौलत के घमंड में इंसान को इंसान नहीं समझती थी। लेकिन किस्मत ने उसे एक नौकर के साथ एक सुनसान द्वीप पे पहुंचा दिया, जहां दौलत किसी काम की नहीं थी। अगर लड़की जरा सा भी रवैया दिखाती तो वही नौकर उसे ऐसी ऐसी सजा देता जो लड़की ने कभी सोचा नहीं था। 3 साल बाद जब वे दोबारा मिले तो उनके साथ था एक 3 साल का बच्चा। और फिर लड़की के बाप ने उस नौकर को ऐसी सजा दी कि आप सोच भी नहीं सकते। पूरी कहानी अंत तक सुनना। कहानी की शुरुआत होती है नीले समंदर की लहरों को चीरती हुई एक बेहद महंगी और विशाल प्राइवेट यॉट से। ये यॉट किसी चलते फिरते महल से कम नहीं थी। इस पर सवार थे मुंबई के मशहूर बिजनेस टाइकून मिस्टर विक्रम सिंघानिया, उनकी इकलौती बेटी शनाया और शनाया के रईस दोस्तों का एक ग्रुप। शनाया सिंघानिया नाम ही काफी था। 23 साल की उम्र, बला की खूबसूरती, लेकिन उससे भी बड़ा उसका घमंड। उसने आज तक ना शब्द नहीं सुना था। उसके लिए दुनिया के बाकी लोग या तो उसके गुलाम थे या फिर उसकी सजावट का सामान। उसके पिता विक्रम उसे अपनी जान से ज्यादा चाहते थे, लेकिन बिजनेस में बिजी रहने के कारण उन्होंने शनाया की हर जिद को पैसों से पूरा किया, जिससे वो और भी बिगड़ गई थी। यॉट के डेक पर पार्टी चल रही थी। तेज म्यूजिक, महंगे शैंपेन और हंसी मजाक। वो अपनी सहेलियों तानिया और रिया के साथ गपशप कर रही थी, लेकिन उसकी आंखों पर चढ़ा काला चश्मा दुनिया को हिकारत से देख रहा था। दूसरी तरफ था राघव। राघव 25 साल का एक सख्त जान और मेहनती लड़का। वो इस यॉट पर डेक क्रू का काम करता था। घर की जिम्मेदारियों और अपनी इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी करने के लिए उसने ये नौकरी की थी। उसे अमीरों के चोंचलों से नफरत थी, लेकिन वो अपने काम में माहिर था। वो चुपचाप एक कोने में रस्सियों को ठीक कर रहा था, पसीने में लथपथ, लेकिन उसके चेहरे पर एक अलग ही स्वाभिमान था। दोपहर की धूप चमक रही थी। शनाया ने अपनी सहेलियों से कहा, गाइस, लाइट परफेक्ट है, मुझे स्टनिंग फोटोज चाहिए। तानिया और रिया ने अपने फोन निकाले, लेकिन शनाया को उनके एंगल्स पसंद नहीं आ रहे थे। तभी उसकी नजर कोने में खड़े राघव पर पड़ी। ए यू, वेटर या जो भी हो तुम। शनाया ने उंगली से इशारा किया, जैसे किसी आवारा जानवर को बुला रही हो। राघव ने अनसुना कर दिया। वो अपना काम करता रहा। शनाया का पारा चढ़ गया। वो चलकर उसके पास गई। मैं तुमसे बात कर रही हूं, सुनाई नहीं देता? राघव ने पलटकर उसे देखा। उसकी आंखों में कोई डर नहीं था। उसने शांति से कहा, मैम, मेरा नाम राघव है और मैं वेटर नहीं, डेक क्रू हूं। कहिए, क्या काम है? शनाया उसकी हिम्मत देखकर दंग रह गई। कोई नौकर उसे जवाब दे। उसने अपना लाखों का आईफोन राघव की तरफ बढ़ाया और हुक्म दिया, मुझे तुम्हारी हिस्ट्री नहीं जाननी। ये फोन पकड़ो और हमारी फोटो लो। और याद रहे, अगर एक भी फोटो ब्लर हुई तो मैं डैड से कहकर तुम्हें बीच समंदर में फेंकवा दूंगी। राघव ने एक गहरी सांस ली। उसे गुस्सा आ रहा था, लेकिन वो नौकरी नहीं खोना चाहता था। उसने फोन लिया। शनाया और उसकी सहेलियां डेक की रेलिंग के पास पोज देने लगीं। शनाया ने एक पाउट बनाया। क्लिक करो, वो चिल्लाई। राघव ने फोटो खींची, लेकिन जैसे ही उसने शनाया को फोन दिखाया, वो भड़क गई। ये कैसा एंगल है? मेरे बाल उड़ रहे हैं, मैं इसमें मोटी लग रही हूं। तुम्हें एक फोटो खींचने की अकल नहीं है, गंवार कहीं के। राघव का सब्र टूटने लगा था। उसने संयम रखते हुए कहा, मैम, हवा बहुत तेज है, इसमें मेरी गलती नहीं है और मैंने वैसे ही खींचा जैसा आपने कहा। जुबान लड़ाते हो? शनाया ने गुस्से में अपना चश्मा उतारा। अब तुम मुझे सिखाओगे? ठीक है, अब तुम एक काम करो, घुटनों पर बैठो और नीचे से फोटो लो ताकि मेरे लेग्स लंबे दिखें। कम ऑन, सिट डाउन। पूरा डेक शांत हो गया। शनाया के दोस्त हंसने लगे। मिस्टर सिंघानिया अपनी मीटिंग में अंदर केबिन में थे, इसलिए बाहर शनाया का तांडव रोकने वाला कोई नहीं था। राघव की मुट्ठियां भिंच गईं। उसने फोन को पास पड़ी मेज पर रखा और शनाया की आंखों में आंखें डालकर बोला, मैम, मैं यहां काम करने आया हूं, आपकी गुलामी करने नहीं। इज्जत दोगी तो काम होगा, वरना ये फोन खुद पकड़ो। इतना कहकर राघव वहां से जाने लगा। शनाया सन्न रह गई। उसे सरेआम बेइज्जत महसूस हुआ। उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम अभी के अभी। तभी तानिया ने माहौल बदलने के लिए कहा, अरे छोड़ो ना शनाया, इन छोटे लोगों के मुंह क्या लगना। चलो हम सब जेट स्की करने चलते हैं, पानी बहुत मस्त है। शनाया का चेहरा पीला पड़ गया। उसे पानी से बहुत डर लगता था। बचपन में एक बार वो स्विमिंग पूल में डूबते डूबते बची थी। तब से वो समंदर को सिर्फ दूर से देखना पसंद करती थी। रिया ने ताना मारा, अरे हाँ, मैं तो भूल ही गई थी, अपनी शनाया को तो पानी से डर लगता है ना, ये तो बस यॉट पर बैठकर जूस पिएगी। हाँ, सब दोस्त हंस पड़े।
ये बात शनाया के अहंकार पर सीधा वार थी। नौकर की बेइज्जती और अब दोस्तों का ताना, उसका दिमाग खराब हो चुका था। शट अप, शनाया चिल्लाई। मुझे किसी से डर नहीं लगता। मैं अभी जाऊंगी और तुम सबसे आगे जाकर दिखाऊंगी। उसने डेक के नीचे बंधी एक छोटी स्पीड बोट की तरफ इशारा किया। मैं उस बोट पर जाऊंगी, अकेले नहीं बल्कि एक ड्राइवर के साथ, ताकि मैं रिलैक्स कर सकूं। उसने चारों तरफ देखा, कोई भी क्रू मेंबर खाली नहीं था। उसकी नज़र फिर से राघव पर पड़ी, जो रस्सियां बांध रहा था। उसे तंग करने और उसे अपनी औकात दिखाने का इससे अच्छा मौका नहीं मिल सकता था। ए राघव, उसने आवाज दी, इधर आओ। डैड ने कहा है कि तुम सबसे अच्छे बोट ड्राइवर हो। चलो वो बोट निकालो, तुम मुझे दूर तक सैर कराओगे। राघव ने ऊपर देखा। मैम, मौसम बदल रहा है। कैप्टन ने कहा है कि अभी छोटी बोट ले जाना सुरक्षित नहीं है। शनाया ने सबके सामने उसे ललकारा। क्या हुआ? अभी तो बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, अब डर गए? कायर हो तुम, कायर। शब्द राघव को चुभ गया। उसने एक पल के लिए आसमान की तरफ देखा, जहां काले बादल घिरने लगे थे। फिर शनाया को देखा। ठीक है मैम, अगर आपकी यही जिद है तो चलिए, लेकिन जिम्मेदारी आपकी होगी। राघव ने स्पीड बोट स्टार्ट की। शनाया शान से उसमें बैठी, अपने दोस्तों को हाथ हिलाते हुए, जैसे उसने कोई जंग जीत ली हो। बोट यॉट से दूर होने लगी। शुरुआत में सब ठीक था। ठंडी हवा शनाया के बालों को उड़ा रही थी। वो अपनी जीत पर खुश थी। उसने राघव को आदेश दिया, और तेज चलाओ, हमें उन सबको पीछे छोड़ना है। उस हॉराइजन तक चलो, राघव ने चेतावनी दी। मैम, हम यॉट से काफी दूर आ गए हैं, रडार सिग्नल कम हो रहा है। चुपचाप चलाओ, शनाया ने डांटा। तभी अचानक मौसम ने करवट ली। जो सूरज चमक रहा था, उसे काले घने बादलों ने निगल लिया। हवा की रफ्तार बढ़ गई। समंदर जो अब तक शांत था, अब उफान मारने लगा। लहरें बोट से टकराने लगीं। ये क्या हो रहा है? शनाया की आवाज में घबराहट थी। मैंने कहा था मैम, तूफान आ रहा है। राघव ने बोट को वापस मोड़ने की कोशिश की, लेकिन तभी खड़क की आवाज हुई। फिर सन्नाटा। इंजन बंद हो गया। राघव ने इंजन की रस्सी खींचकर उसे चालू करने की कोशिश की। 1 बार, 2 बार, 3 बार, कोई हलचल नहीं। क्या हुआ? शनाया चिल्लाई। रुके क्यों? चलो वापस। इंजन फेल हो गया है, राघव ने सपाट आवाज में कहा। या तो फ्यूल लाइन में कचरा फंसा है, या फिर ओवरहीट हो गया है। तो ठीक करो उसे। राघव ने अपना फोन चेक किया। नो नेटवर्क, और जीपीएस भी काम नहीं कर रहा। अब वे दोनों, एक बिगड़ैल रईसजादे और एक स्वाभिमानी नौकर, खुले और नाराज समंदर के बीच अकेले थे। तूफान अब अपने चरम पर था। बारिश की मोटी बूंदें गोलियों की तरह बरसने लगीं। रात का अंधेरा छाने लगा था। बोट लहरों पर किसी खिलौने की तरह उछल रही थी। राघव डर गया। वो हो सकता है मेरा गुलाम बनता था, लेकिन अब उसे शनाया की फिक्र थी। होगी। उसने एक लाइफ जैकेट उसे पहनाई और एक खुद पहनी। तभी एक विशाल लहर पहाड़ की तरह उठी और सीधे उनकी छोटी सी बोट पर आ गिरी। सब कुछ काला हो गया। कितना वक्त बीता किसी को नहीं पता था। शायद घंटे, शायद पूरी रात। राघव को होश आया तो उसने महसूस किया कि उसका आधा शरीर पानी में है और आधा रेत पर। उसके सिर में तेज दर्द हो रहा था। उसने आंखें खोली। सूरज की पहली किरणें निकल रही थीं। वो किसी तट पर पड़ा था। शनाया, उसके मुंह से निकला। उसे याद आया कि वो उस लड़की के साथ था। उसे नफरत थी उससे, लेकिन इंसानियत अभी जिंदा थी। वो लड़खड़ाते हुए उठा। थोड़ी दूर पर टूटी हुई बोट का एक हिस्सा और उसके पास बेहोश पड़ी शनाया दिखाई दी। राघव दौड़कर उसके पास गया। उसने उसकी नब्ज चेक की। सांस चल रही थी। उसने उसे हिलाया। शनाया ने खांसते हुए आंखें खोली। वो पूरी तरह भीगी हुई थी। उसके महंगे कपड़े फटे हुए थे और बाल रेत से सने थे। उसने चारों तरफ देखा। एक तरफ अनंत समंदर और दूसरी तरफ घना, डरावना और जंगली जंगल। यहां कोई रिजॉर्ट नहीं था, कोई इंसान नहीं था, कोई नेटवर्क टावर नहीं था। हम कहाँ हैं? शनाया ने कांपते हुए पूछा। राघव ने चारों तरफ की वीरानगी को देखा। दूर दूर तक सिवाय मैंग्रोव के पेड़ों और अजीब पक्षियों की आवाज के कुछ नहीं था। राघव ने गंभीर आवाज में कहा, पता नहीं, नक्शे पर शायद इस जगह का कोई नाम नहीं है। ये एक गुमनाम टापू है। शनाया खड़ी हुई। माय गॉड, डैड कहाँ है? मेरा फोन। वो पागलों की तरह अपना फोन ढूंढने लगी, जो शायद समंदर में कहीं खो चुका था। मेरा फोन गया, अब हम कॉल कैसे करेंगे? वो राघव पर चिल्लाई। ये सब तुम्हारी गलती है, तुम मुझे यहां लाए, अब तुम ही मुझे वापस ले जाओगे, अभी इसी वक्त। राघव को अब हंसी आ रही थी, उसकी मूर्खता पर नहीं बल्कि विडंबना पर। उसने शनाया की आंखों में देखा और कहा, मैडम, अब यहां ना आपका डैड का पैसा चलेगा, ना आपका घमंड। यहां कोई वेटर नहीं है,
यहाँ सिर्फ भूख है, प्यास है और मौत है। अगर जिंदा रहना है तो चिल्लाना बंद करो। शनाया उसे घूर कर देखने लगी। उसकी आंखों में अभी भी वही अकड़ थी। उसने कहा, मैं सिंघानिया ग्रुप की वारिस हूं, मुझे हुक्म देने की कोशिश मत करना। राघव बिना कुछ बोले मुड़ा और जंगल की तरफ चल दिया ताकि पीने का पानी ढूंढ सके। शनाया वहीं रेत पर खड़ी रही, समंदर की तरफ देखती हुई, ये उम्मीद लगाए कि उसका पैसा उसे इस नरक से बचा लेगा। लेकिन उसे नहीं पता था कि असली इम्तिहान तो अब शुरू हुआ था। शनाया की प्यास और भूख अब बर्दाश्त के बाहर हो रही थी। उसका गला सूख कर कांटा हो गया था। दूसरी तरफ राघव, जिसने बचपन में गरीबी देखी थी, वो हार मानने वालों में से नहीं था। राघव ने एक नुकीली लकड़ी से उथले पानी में शिकार किया और एक बड़ी मछली पकड़ लाया। उसने सूखी लकड़ियों को पत्थरों से रगड़कर आग जलाई। मछली पकने की खुशबू ने शनाया के पेट में मरोड़ पैदा कर दी। शनाया लड़खड़ाते हुए उसके पास गई। सुनो, उसकी आवाज कमजोर थी, लेकिन अकड़ अब भी बाकी थी। मुझे वो मछली दो, डैड तुम्हें इसके लिए 1 लाख रुपए देंगे। राघव ने मछली का एक टुकड़ा तोड़ा और अपने मुंह में डाला। उसने शनाया की तरफ देखा भी नहीं। पैसे यहां रद्दी कागज है मैडम, यहां करेंसी मेहनत है। अगर खाना है तो पहले जाओ और उस पेड़ से लकड़ियां इकट्ठा करो। मैं? सिंघानिया लकड़ियां चुनेगी? वो चिल्लाई। कभी नहीं। तो फिर भूखी रहो, राघव ने सपाट जवाब दिया और मजे से मछली खाने लगा। शाम होते होते शनाया टूट गई। भूख ने उसके घमंड को कुचल दिया। वो रोते हुए उठी और जंगल के किनारे से सूखी लकड़ियां बीनने लगी। उसके नाजुक हाथों में खरोंचें आईं, लेकिन उसने काम किया। जब उसने लकड़ियां लाकर पटकीं तो राघव ने चुपचाप उसे मछली का सबसे अच्छा हिस्सा दिया। ये शनाया की जिंदगी की पहली कमाई थी। रातें वहां बहुत डरावनी थीं। ठंडी हवा हड्डियों में चुभती थी। राघव जानता था कि खुले में सोना सुरक्षित नहीं। उसने बांस और बड़े बड़े पत्तों को जोड़कर एक छोटी सी झोपड़ी बनाना शुरू किया। उसने शनाया से कहा, पत्ते पकड़ने में मदद करो। शनाया ने मुंह फेर लिया। मैं मजदूरी नहीं करूंगी। राघव ने अकेले ही पसीना बहाकर एक छोटी सी झोपड़ी तैयार की। वो इतनी छोटी थी कि उसमें बामुश्किल 2 लोग लेट सकते थे। रात हुई। तूफानी हवा चलने लगी। राघव झोपड़ी के अंदर गया। शनाया अंदर आने लगी तो राघव ने रास्ता रोक लिया। रुको, ये घर मैंने बनाया है, इसमें जगह कम है। अगर अंदर सोना है तो मेरे साथ जगह शेयर करनी होगी। तुम्हारे पास? बिल्कुल सट कर। शनाया को यह बात बहुत अपमानजनक लगी। तुम्हारे साथ? एक नौकर के साथ? मैं बाहर रेत पर सो जाऊंगी, लेकिन तुम्हारे पास नहीं आऊंगी। तुम्हारी मर्जी, राघव ने कहा और अंदर जाकर सो गया। बाहर घना अंधेरा था। जंगल से अजीबोगरीब जानवरों की आवाजें आ रही थीं। केकड़े रेत पर रेंग रहे थे। अचानक पास की झाड़ी में कुछ हलचल हुई। शनाया डर के मारे चीख पड़ी। उसकी रूह कांप गई। उसे लगा कोई जानवर उसे खा जाएगा। वो दौड़कर झोपड़ी के पास गई। राघव, दरवाजा खोलो प्लीज। राघव ने दरवाजा खोला। शनाया अंदर कूद गई और डर के मारे सीधे राघव से लिपट गई। उस रात बाहर के तूफान से ज्यादा शोर उनके दिलों में था। शनाया ने महसूस किया कि उसकी दौलत उसे इस नरक से नहीं बचा सकती, लेकिन ये नहीं पता था कि असली इम्तिहान तो अब शुरू हुआ था। नहीं बचा सकती, सिर्फ ये आदमी बचा सकता है। अगले कुछ हफ्तों में राघव ने शनाया का पूरा मेकओवर कर दिया। बाहरी नहीं, अंदरूनी। वो उसे सारे काम करवाता। जाओ, पानी लाओ, मछली साफ करो। शुरुआत में शनाया गालियां देती, रोती, लेकिन पेट की आग उसे झुकने पर मजबूर कर देती। राघव जानबूझकर उसे तंग करता था, उसका घमंड तोड़ने के लिए। एक शाम जब वे आग के पास बैठे थे, राघव ने कहा, मेरे पैर दबाओ, आज बहुत थकान है। शनाया गुस्से से लाल हो गई। मैं तुम्हारी नौकर नहीं हूं। राघव ने उसकी आंखों में देखा। एक अजीब सी कशिश थी। वो उसके करीब गया। उसकी सांसें शनाया के चेहरे पर पड़ रही थीं। यहाँ कोई नहीं देख रहा है शनाया, न डैड न समाज। यहाँ हम सिर्फ एक मर्द और एक औरत हैं। उसने शनाया को अपनी बाहों में खींचा। शनाया ने विरोध करना चाहा, उसे थप्पड़ मारना चाहा, लेकिन उसके हाथ उठ नहीं पाए। वो अकेली थी, डरी हुई थी, और राघव ही उसका एकमात्र सहारा था। नफरत धीरे धीरे समर्पण में बदलने लगी। जब राघव ने उसे चूमा तो शनाया ने उसे धक्का नहीं दिया, बल्कि रोते हुए उसे कसकर पकड़ लिया। उस रात के बाद उनके बीच का मालिक और नौकर का फासला मिट गया। वे सर्वाइवर्स बन गए, फिर पार्टनर्स और आखिर में प्रेमियों में बदल गए। 7 महीने बाद समय बीतता गया। उनके महंगे ब्रांडेड कपड़े गुच्ची और अरमानी फड़कर तार तार हो चुके थे। वे जंगल में नहीं चल पाए। अब उनका हुलिया बदल चुका था। राघव ने शिकार किए हुए जानवरों की खाल और पेड़ों की छाल से उनके लिए कपड़े बनाए थे। वे अब किसी आदि मानव जैसे दिखते थे, लेकिन उनके चेहरों पर एक अजीब सा सुकून था। 7 महीने बीत चुके थे।
शनाया अब वो पतली दुबली मॉडल जैसी नहीं थी, उसका पेट उभरा हुआ था, वो गर्भवती थी। वो झोपड़ी के बाहर बैठी अपने पेट पर हाथ फेर रही थी। राघव जंगल से फल लेकर आया। उसने प्यार से शनाया के पास बैठकर उसे फल खिलाया। शनाया मुस्कुराई, एक सच्ची मुस्कान जो मुंबई की पार्टियों में कभी नहीं थी। डर लग रहा है लेकिन खुशी भी है। राघव, ये हमारी दुनिया है, मुझे अब वापस नहीं जाना। वहाँ की दुनिया झूठी है। राघव ने उसे गले लगाया। हम यहीं रहेंगे, ये हमारा राजमहल है। 3 साल बाद सूरज ढल रहा था। समुद्र तट पर 3 लोग बैठे थे। राघव, जिसकी दाढ़ी अब बढ़ गई थी और शरीर गठीला हो गया था, उसने शेर की खाल जैसा कुछ लपेटा हुआ था। शनाया, जिसके बाल अब खुले और जंगली थे, उसने फूलों और पत्तों के गहने पहने थे। वो बेहद खूबसूरत लग रही थी, एक जंगली रानी की तरह। और उनके बीच दौड़ रहा था आर्य, उनका 3 साल का बेटा। आर्य पूरी तरह से उस द्वीप का बच्चा था। उसने कभी कार या टीवी नहीं देखा था। वो नंगे पैर रेत पर दौड़ता, केकड़ों के पीछे भागता और तोतली जुबान में राघव को बाबा कहकर बुलाता। राघव हंसा और उसे गोद में उठा लिया। शनाया उन्हें देखकर मुस्कुरा रही थी। वे अब पूरी तरह से इस जंगल के हो चुके थे। उन्हें न कैलेंडर याद था, न तारीखें। उन्हें यह भी नहीं पता था कि दुनिया उन्हें मरा हुआ मान चुकी है। वे अपनी छोटी सी दुनिया में राजा और रानी थे, खुश और संतुष्ट। लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। सुबह का समय था। आर्य, उनका 3 साल का बेटा, समुद्र किनारे खेल रहा था। अचानक राघव ने देखा कि क्षितिज पर एक बड़ा जहाज दिखाई दे रहा है। ये कोई आम जहाज नहीं था, उस पर सिंघानिया ग्रुप का झंडा लगा था। राघव का दिल जोर से धड़कना शुरू हो गया। शनाया, देखो। शनाया दौड़कर बाहर आई। अपनी पुरानी दुनिया का जहाज देखकर उसकी आंखों में आंसू आ गए। जहाज से एक छोटी मोटर बोट किनारे पर आई। उसमें से कुछ गार्ड्स और एक बूढ़ा आदमी उतरा। वो आदमी और कोई नहीं, शनाया के पिता मिस्टर विक्रम सिंघानिया थे। उनकी दाढ़ी बढ़ी हुई थी। वे अपनी बेटी के गम में बूढ़े हो गए थे, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी थी। डैड, शनाया फुसफुसाई। वो खुद को रोक नहीं पाई। वो झाड़ियों से बाहर निकली और चिल्लाई, डैड, मैं यहाँ हूँ। विक्रम ने मुड़कर देखा। अपनी बेटी को जानवरों की खाल पहने जंगली हालत में देखकर वो सन्न रह गए। शनाया दौड़कर उनके गले लग गई। बाप बेटी दोनों रोने लगे। तभी पीछे से राघव और आर्य भी बाहर आ गए। राघव ने आर्य का हाथ पकड़ा हुआ था। विक्रम की नज़र जब उस नौकर और उसके साथ खड़े बच्चे पर पड़ी तो उनके चेहरे का रंग उड़ गया। खुशी तुरंत गुस्से और शर्मिंदगी में बदल गई। विक्रम ने बिना कुछ कहे इशारा किया। गार्ड्स ने उन तीनों को छोटी मोटर बोट में बैठाया और बड़े जहाज की तरफ ले गए। जहाज पर चढ़ते ही वहाँ हॉल बदल गया। शनाया, राघव और आर्य को केबिन के अंदर एक सोफे पर बैठाया गया। शनाया खुश थी। वो राघव का हाथ पकड़कर बोली, डैड, सब ठीक कर देंगे। लेकिन बाहर डेक पर विक्रम अपने सबसे वफादार मैनेजर वर्मा से बात कर रहे थे। विक्रम का चेहरा पत्थर जैसा सख्त था। विक्रम गुस्से में, वर्मा, तुमने देखा वो बच्चा मेरी बेटी ने उस नौकर के साथ? छी। वर्मा, सर, ये बहुत बड़ी मुसीबत है। अगर मीडिया को पता चला कि शनाया 3 साल उस नौकर के साथ रही और उनका बच्चा भी है तो सिंघानिया ग्रुप की इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। विक्रम, हम दुनिया को यही बताएंगे कि उस नौकर ने मेरी बेटी की मजबूरी का फायदा उठाया, उसने उसे फंसाया, वो बलात्कारी है। वर्मा, लेकिन उस बच्चे का क्या करेंगे सर? वो सबूत है। विक्रम, उस बच्चे को अनाथ आश्रम भेज दो या फिर उस राघव को पैसे देकर कहो कि वो बच्चे को लेकर कहीं दूर चला जाए। शनाया उस बच्चे को दोबारा नहीं देखेगी। उसे अपनी पुरानी जिंदगी में लौटना होगा, एकदम पाक साफ बनकर। अंदर बैठी शनाया को जरा भी अंदाजा नहीं था कि उसका पिता उसके प्यार का सौदा कर रहा है। जहाज मुंबई के पोर्ट पर पहुंचा। रात हो चुकी थी। जब वे बंगले पर पहुंचे तो वहां चकाचौंध रोशनी थी। आर्य, जिसने आज तक सिर्फ चांद की रोशनी देखी थी, वो गाड़ियों की हेडलाइट और शहर के शोर से डरकर रोने लगा। बाबा, बाबा। वो राघव की टांगों से चिपक गया। उसे अनहोनी का एहसास हो रहा था। रात के 12 बजे शनाया को नींद की गोली देकर उसके कमरे में सुला दिया गया था। हॉल में विक्रम सिंघानिया और राघव आमने सामने थे। विक्रम ने मेज पर एक चेक और एक बैग रखा। इसमें 5 करोड़ रुपए हैं। विक्रम ने कहा, इस बच्चे को लो और मेरी जिंदगी से हमेशा के लिए गायब हो जाओ। राघव की आंखों में आंसू थे, लेकिन स्वाभिमान भी था। साहब, मैंने शनाया की जान बचाई है। हम पति पत्नी की तरह रहे हैं। ये बच्चा हमारे प्यार की निशानी है। मैं आपकी भीख नहीं लूंगा। विक्रम हंसा। प्यार? औकात देखी है अपनी? तुम नौकर हो। कल सुबह अखबार में खबर छपेगी कि तुमने मेरी बेटी को किडनैप किया था। पुलिस तुम्हें जेल में डाल देगी और सड़ा देगी, और ये बच्चा ये अनाथ आश्रम में पलेगा। राघव सहम गया। उसे अपनी नहीं, अपने बेटे आर्य की चिंता थी। विक्रम ने आगे कहा, अगर तुम चाहते हो कि ये बच्चा जिंदा रहे तो इसे लेकर अभी निकल जाओ। शनाया को हम बता देंगे कि तुम पैसे लेकर भाग गए।
राघव के पास कोई रास्ता नहीं था। अगर वो रुकता तो वे बच्चे को मार देते या अनाथ आश्रम भेज देते। उसने अपने बेटे को गोद में उठाया। उसका दिल रो रहा था। उसने शनाया के कमरे के बंद दरवाजे को देखा और धीरे से कहा, मुझे माफ करना शनाया, मैं तुम्हें नहीं बचा पाया। राघव पैसे ठुकराकर सिर्फ अपने बेटे को छाती से लगाकर उस आलीशान बंगले से अंधेरी रात में निकल गया। अगली सुबह जब शनाया उठी तो उसने राघव और आर्य को ढूंढा। विक्रम उसके पास आया और झूठे आंसू बहाते हुए बोला, बेटा वो धोखेबाज था। मैंने उसे रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसने 5 करोड़ रुपए मांगे और बच्चे को लेकर भाग गया। उसने कहा उसे तुमसे कभी प्यार नहीं था, उसे सिर्फ पैसा चाहिए था। नहीं, ये झूठ है, शनाया चीखी। उसने चीजें तोड़ने शुरू कर दी। राघव ऐसा नहीं कर सकता। आर्य मेरा बच्चा है। लेकिन सबूत उसके खिलाफ थे। राघव गायब था। शनाया खिड़की के पास बैठकर रोने लगी। उसे वो द्वीप याद आ रहा था जहां कोई पैसा नहीं था, कोई महल नहीं था, लेकिन वहां प्यार था।